हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पारिस्थितिकी के सिद्धांत। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इसका दूसरा भाग हम समझने वाले हैं। पहले भाग में भी हमने पारिस्थितिकी के सिद्धांत से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था। आज की क्लास में हम कुछ बचे हुए कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पारिस्थितिकी के सिद्धांत से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट को और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रजातियों की उत्पत्ति, जिसे प्रजाति उद्भवन कहते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? संसार में आज जितनी भी प्रजातियां जीवित है, वे प्रजाति उद्भवन और विलोपन यानी कि विलुप्त होने का परिणाम है। तो आज संसार में जितनी भी प्रजातियां हमें देखने को मिलती है, जितनी भी प्रजातियां जीवित है, वो मुख्य रूप से दो चीजों का परिणाम है। एक तो है प्रजाति उद्भवन और दूसरा है विलोपन। प्रजाति उद्भवन होना मतलब कि किसी प्रजाति का जन्म लेना, उसका विकास होना, और दूसरा है विलोपन मतलब कि उस प्रजाति का खत्म होना। एक एक करके इनको डिटेल में हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। प्रजाति उद्भवन यानी कि स्पेसिएशन के द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तथा विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजाति उद्भवन होता है। तो प्रजाति उद्भवन मतलब कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति होना, और विकास का मतलब होता है कि इस प्रजाति उद्भवन में कौन कौन से स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। किसी प्रजाति की समष्टि के सदस्य एक विशेष वातावरण में रहते हैं और उसी प्रजाति की अन्य समष्टि के सदस्य के साथ जनन करने में सक्षम होते हैं। तो कोई भी प्रजाति होती है वो एक विशेष वातावरण में रहती है, जो कि हमने कल की क्लास में समझा था, और उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ, अन्य समष्टि के सदस्यों के साथ ये जनन क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी विलगन दो समष्टियों के पर्यावरण में तापमान, आर्द्रता, पीएच आदि के अंतर के कारण होता है। तो ये पारिस्थितिकी विलगन कैसे होता है? अलग अलग कारणों के द्वारा होता है, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, पीएच यानी कि एसिडिटी है या बेसिक है, इसके कारण यह पारिस्थितिकी विलगन होता है। जनन विलंघन विभिन्न समष्टियों के सदस्यों के बीच अंत प्रजनन में हस्तक्षेप के कारण होता है। तो अलग अलग समष्टियों के सदस्यों के बीच यदि अंत प्रजनन में हस्तक्षेप हो जाए, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, तो जनन विलगन होता है। देखते हैं जनन विलगन और क्या डिटेल में होता है। लंबे समय के बाद उप समस्या एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाती है एक लंबे समय के बाद, और लैंगिक रूप से पृथक हो जाती है, यानी कि ये अंत प्रजनन नहीं कर सकती है। तो यदि हम समय का ड्यूरेशन ज्यादा ले, तो जो उप समस्याएं होती है, समस्या का जो उपभाग होता है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है और ये आपस में प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उद्भवन का एक उदाहरण, गिलहरी की दो प्रजातियां, एक तो है केबाब गिलहरियां और दूसरी है एवर्ट गिलहरियां, इसमें देखा जा सकता है। तो दो गिलहरियां जो कि भूतकाल में एक ही जैसी थी, दिखने में भी एक जैसी थी और अंतःप्रजनन की क्रिया कर सकती थी, लेकिन समय के साथ और बाकी कारणों की वजह से इनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। ये अलग प्रकार की दिखने लगती है, अंतःप्रजनन भी नहीं कर सकती है। जीव विज्ञानी ये मानते हैं कि जब 10 लाख वर्ष पहले कोलोराडो नदी, ये कोलोराडो नदी कहां है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक इंपॉर्टेंट नदी है। मुख्य रूप से यूएसए और मैक्सिको के बीच में ये बहती है, एक घाटी के अंदर, एक कैनियन के अंदर ये बहती है। तो कोलोराडो नदी ने अपना मार्ग बदल दिया कब? करीब करीब 10 लाख वर्ष पहले, जिससे इन गिलहरियों की मूल समष्टि दो भागों में बढ़ गई। तो इस नदी के द्वारा अपना मार्ग बदल दिए जाने की वजह से ये जो गिलहरियां थी, ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक ही प्रकार की गिलहरियां, ये कुछ गिलहरियां इधर रह जाएगी, कुछ गिलहरियां इधर रह जाएगी। इनके बीच में जो घाटी है, यानी कि कैनियन के सम्मुख किनारों का वातावरण अलग अलग है। बीच में घाटी है, घाटी में नदी बह रही है। इस तरफ कुछ गिलहरियां रह गई है, इस तरफ कुछ गिलहरियां रह गई है। तो दोनों भाग में, दोनों हिस्से में, इस घाटी के दोनों हिस्से में वातावरण अलग अलग है, और उस वातावरण का इफेक्ट इन गिलहरियों पर पड़ा और धीरे धीरे इन दोनों में अंतर आ गया। अतः घाटी के प्रत्येक किनारे पर प्राकृतिक वर्ण के द्वारा भिन्न भिन्न लक्षणों का चयन किया गया। तो वातावरण अलग, तो फिर धीरे धीरे इधर वाली गिलहरियों में अलग लक्षण पैदा हो गए और इधर वाली गिलहरी में अलग लक्षण पैदा हो गए। पृथक होने के कई सालों बाद समष्टियों के बीच आनुवांशिक अंतर इतना ज्यादा हो गया कि गिलहरी की दोनों समष्टियां दो अलग अलग प्रजातियां बन जाती है। तो दोनों गिलहरियों में अलग अलग लक्षण पैदा हो जाते हैं बहुत सालों बाद, जबकि पहले ये एक ही थी, और ये एक दूसरे से अलग अलग दिखाई पड़ती है, और साथ ही
अंत प्रजनन नहीं कर पाती है। अब ये लक्षण अलग हो गए, गिलहरियों की प्रजातियां ही अलग हो गई, तो अंत प्रजनन नहीं कर पाएंगे। इस फोटो में देख सकते हो एक और ये दूसरी गिलहरी। ऊपर वाली जो गिलहरी है वो है केबाब गिलहरी और नीचे वाली जो गिलहरी है वो है एबर गिलहरी। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। क्यों? एक नदी के द्वारा लाखों वर्ष पूर्व अपना मार्ग बदल दिए जाने की वजह से, और उसके द्वारा ये जो दो गिलहरियां थी, एक इस मुहाने पे आ गई, दूसरी उस मुहाने पे आ गई, और दोनों का चूंकि वातावरण अलग अलग है तो फिर नए नए लक्षण पैदा हो जाते हैं। दो अलग अलग प्रकार की गिलहरियां ये बन जाती है। देखते हैं विलोपन या एक्सटिंक्शन क्या होता है। विलोपन सामान्यतः एक प्राकृतिक परिघटना है और इसका अर्थ होता है किसी प्रजाति की मृत्यु हो जाना। तो विलोपन एक प्राकृतिक घटना है। अगर जनरली हम सामान्य रूप से देखें, इसका मतलब क्या होता है? किसी प्रजाति की मृत्यु हो जाना, कोई प्रजाति खत्म हो जाना। देखते हैं, विलोपन उस समय होता है जब किसी प्रजाति का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता है कि वो अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का मुकाबला कर सके। तो विलोपन इसलिए होता है कि कोई भी प्रजाति जो है वो अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलाव नहीं कर पाती है, परिवर्तन नहीं कर पाती है, और धीरे धीरे इनका विलोपन शुरू हो जाता है और एक समय में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये जो है दो फोटो, ये कुछ उदाहरण है विलोपन के, कि कैसे ये एक फर्न पौधा था जो कि विलुप्त हो गया, इसका विलोपन हो गया, और एक मछली थी उसका विलोपन हो गया, और अब ये हमें जीवाश्म रूप में दिखते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों के बचे हुए हिस्से जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं। विलोपन जो है वो विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि सुनामी है, ज्वालामुखी है, इसके कारण होता है मुख्य रूप से। तो विलोपन जो है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाओं के कारण, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो बहुत बड़ा विनाश लेके आती है, उसके कारण होता है। हालांकि वर्तमान में अलग अलग मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि वनों को बड़ी मात्रा में काटना, वनोन्मूलन करना, संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन करना, पर्यावरण का प्रदूषण करना, ऐसे बहुत सारे मानवीय गतिविधियों के कारण भी इस विलोपन में तेजी आई है, यानी कि प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। देखते हैं समष्टि या पॉपुलेशन क्या होता है। दिए हुए समय में किसी विशिष्ट स्थान में पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों के समूह के रूप में की जाती है इसकी परिभाषा, जो कि स्वतंत्र रूप से अंत प्रजनन कर सकते हैं। तो दिए हुए समय में एक जो जगह है, उस जगह पर अगर एक ही प्रकार के प्रजाति पाई जाती है, उनके जीवों का समूह लो, और ऐसा समूह जो स्वतंत्र रूप से अंत प्रजनन कर सकते हैं, उनको क्यों क्या बोलते हैं? समष्टि या पॉपुलेशन बोलते हैं। समष्टि के लक्षण निम्न पर निर्भर होते हैं। तो अगर किसी समष्टि के हमें लक्षण देखने हैं तो इन चीजों को हमें देखना होगा, जैसे कि समष्टि का घनत्व क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, फैलाव या परिक्षेपण क्या है, जैविक विभव क्या है, आयु वितरण क्या है, वृद्धि रूप क्या है। इन कुछ कंसेप्ट के बारे में हम आने वाली स्लाइड में समझने वाले हैं। देखते हैं ये घनत्व या डेंसिटी क्या होता है। घनत्व या डेंसिटी मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग या कितने जीव रह रहे हैं, कितने घने तरीके से रह रहे हैं। किसी दिए हुए समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल में व्यष्टियों की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। किसी क्षेत्र में व्यष्टि जीव का घनत्व एक विशेष आयाम के आकार, जिसे चतुष्कोण कहते हैं, उस क्षेत्र के नमूनों के यादृच्छिक चयन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, व्यष्टियों की संख्या क्या है, कितने जीवों की संख्या है, वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। प्रत्येक जंतु के जो पग चिन्ह होते हैं, पैरों के जो चिन्ह है जिसे हम पग मार्क बोलते हैं, वो अद्वितीय होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। हर जंतु के अपने अलग प्रकार के जानवर होते हैं। एक बाघ और दूसरे बाघ के पग चिन्ह भी अलग अलग होंगे। आप पहचान सकते हो कि ये किसी और बाघ के पद चिन्ह है और ये किसी दूसरे बाघ के पग चिन्ह है, तथा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पग चिन्हों के अध्ययन से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो प्रत्येक जंतु के जो पग चिन्ह है, जो पग मार्क है, पैरों के चिन्ह है, पद चिन्ह है, वो अद्वितीय होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, और इन पग चिन्हों का अध्ययन करके हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति। आप एक जंगल का क्षेत्र ले लो, वहां पर अलग अलग जानवरों के पग चिन्ह देखो। जानवरों के खुद के पैर नहीं देखना है, वो जब जमीन पे चले उनकी वजह से जमीन पर जो निशान पड़ गए हैं उनके अध्ययन करना है। तो इन पग चिन्हों का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस वन क्षेत्र में कितने प्रजातियों की उपस्थिति है। व्यष्टि जंतुओं की पहचान की जा सकती है। बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ है, शेर है, इनकी समष्टि की हम गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से प्रकार के जानवर है। बड़ी बिल्लियों में लिंग अनुपात देख सकते हैं, आयु देख सकते हैं कि वो जवान है, वयस्क है, मतलब आप
अलग अलग प्रकार की जानकारी जुटा सकते हो एक पग चिन्हों के अध्ययन के माध्यम से। और मानव जनसंख्या की यदि आपको गणना करनी है तो उसे हम जनगणना या सेंसस कहते हैं, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। करता कौन है? ये भारत सरकार करती है। तो बात की जाए कि भारत में अगर लोगों की, मानवों की गिनती करनी है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनगणना या सेंसस कहते हैं। अतः जनगणना कब होती है? क्या हर साल होती है? नहीं, हर 10-10 साल होती है। करता कौन है? ये भारत सरकार करती है। देखते हैं जन्म दर या बर्थ रेट क्या होती है। जिस दर से नए जीव पैदा होते हैं तथा दी हुई पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत समष्टि में सम्मिलित होते हैं, उसे जन्म दर कहते हैं। जन्म दर मतलब कि जन्म लेने की दर, किस रेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं जन्म दर। मानवों में यदि जन्म दर की बात की जाए तो 1000 व्यक्तियों में प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले जीवित शिशु की संख्या के रूप में हम जन्म दर को व्यक्त करते हैं। अगर हम मानवों में जन्म दर का फॉर्मूला देखें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या कितनी है, उसे हम कहते हैं जन्म दर। ये 1000 का आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। देखते हैं मृत्यु दर या डेथ रेट क्या होती है। दी हुई पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों में मृत्यु के कारण व्यक्तियों या व्यष्टियों का ह्रास क्या कहलाता है? मृत्यु दर कहलाता है। तो व्यक्तियों या व्यष्टियों का मृत्यु हो जाना, उनका मर जाना, उनका खत्म हो जाना क्या कहलाता है? मृत्यु दर कहलाता है। अगर बात की जाए कि मानवों में मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो इसमें भी हमें 1000 व्यक्तियों के हिसाब से बात करनी होगी। तो 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसे हम व्यक्त करते हैं। तो मानवों में मृत्यु दर को देखना है तो हम क्या कहेंगे कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसे हम कहते हैं मृत्यु दर। ये परिक्षेपण, फैलाव या डिस्पर्सन क्या होता है? किसी जनसंख्या के जीवों का स्थायी रूप से क्षेत्र से बाहर चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो किसी जगह के लोग या जीव उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए तो उसे हम क्या कहते हैं? हम प्रवास कहते हैं। परिक्षेपण में जीवों का प्रवास और अप्रवास दोनों सम्मिलित होते हैं। ये जो परिक्षेपण या फैलाव है, इसमें प्रवास भी शामिल है और अप्रवास दोनों ही शामिल है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व मूल रूप से 4 कारकों पर निर्भर रहती है। तो जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर है। जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसके हिसाब से हम जनसंख्या घनत्व को कैलकुलेट कर पाएंगे। प्रवास कितने लोगों का हुआ है और अप्रवास कितने लोगों का हुआ है, इसके हिसाब से हम किसी भी जगह की जनसंख्या घनत्व देख सकते हैं। देखते हैं आयु विवरण या एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। किसी जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्गों के जीवों का अनुपात क्या कहलाता है? आयु विवरण कहलाता है। कि किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में दिए हुए समय में अलग अलग आयु वर्ग के लोग कितने हैं, कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग जवान हैं, कितने लोग मध्यम आयु के हैं, कितने लोग बूढ़े आयु के हैं, उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं? आयु विवरण या आयु वितरण देखते हैं। जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर बात की जाए कि मुख्य रूप से कितने आयु वर्गों में हम जनसंख्या को बांट सकते हैं, तो मुख्य रूप से 3 आयु वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्व जनन समूह, दूसरा है जनन समूह और तीसरा है जननोत्तर समूह। पूर्व जनन समूह मतलब जिसमें किशोर जीव या बच्चे शामिल हैं, जो कि जनन प्रक्रिया भी नहीं कर सकते। जनन समूह में ऐसी वस्तियां शामिल है जिनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो ऐसे वस्तियों की संख्या जो प्रजनन करने में सक्षम है, वो किस में आ जाएंगे? जनन समूह वाले आयु वर्ग में। तीसरा है जननोत्तर समूह। इसमें अधिक आयु वाली ऐसी समस्या शामिल है जो कि प्रजनन करने में सक्षम नहीं है। तो प्रजनन की आयु से जो बाहर निकल गए हैं, जो अभी प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, वो तीसरे आयु वर्ग यानी कि जननोत्तर समूह में आ जाएंगे। देखते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या होता है। किसी जनसंख्या में नर और मादा का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात। अगर हम मानवों में बात करें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम कहते हैं लिंगानुपात। बेसिकली नर और मादा का अनुपात किसी जगह पर। देखते हैं समष्टि वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं। समष्टि में समय के साथ अभिलक्षणिक वृद्धि का एक प्रारूप होता है जिसे समष्टि वृद्धि चक्र यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो समष्टि वृद्धि मतलब कि समय के साथ साथ उस जगह पर किसी विशेष प्रकार की समष्टि या व्यष्टि में जो जीव है या जो मानव है, उनमें कितनी वृद्धि हुई है, उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि का दर क्या है, उसे हम वृद्धि चक्र के रूप में देखते हैं। समष्टि वृद्धि चक्र के दो मूलभूत प्रकारों को यहां पर बताया गया। एक तो है जे आकार का वृद्धि चक्र और दूसरा है एस आकार का वृद्धि चक्र, जिसे सिग्मोइड वृद्धि वक्र भी कहते हैं। घनत्व स्वतंत्र जनसंख्या वृद्धि देखते हैं। समष्टि वृद्धि जिसे जे आकार का समष्टि वृद्धि वन से बताया गया है, वो घनत्व स्वतंत्र वृद्धि कहलाता है।
तो घनत्व से स्वतंत्र है यह वृद्धि दर, और ये किस प्रकार का है? जे प्रकार का। एक क्लास में हमने समझा था कि एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या? घनत्व स्वतंत्र वृद्धि दर। इसमें किस तरह से जनसंख्या घनत्व आगे बढ़ता है? जनसंख्या बढ़ती है जैसे कि 8 लोग हैं, 8 से 16 होंगे मतलब डबल हो गए, 16 से 32 हो गए, डबल हो गए, 32 से 64 हो गए, डबल हो गए। तो ये किस प्रकार का, अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये जे प्रकार का होगा। ये एक रफ सा जे है, तो ये जे प्रकार का एक वृद्धि वक्र यहां पर दिखाया गया है। इस प्रकार की घातांकीय वृद्धि प्रकृति में उस समय पाई जाती है जब समष्टि में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो ये जो हमने इंटू टू डबल होती जा रही है जनसंख्या, डबल हो रही है जीवों की संख्या, इसे हम जे आकार से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्या कहते हैं? घातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यहां पर। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब उस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन आपको मिल जाए, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें मिल जाए या पर्याप्त चीजें मिल जाए, तो उस जगह पर जो जीवों की संख्या है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है। शीर्ष पर पहुंचने के बाद पर्यावरणीय या अन्य कारकों के कारण इसमें अचानक कमी या गिरावट आ जाती है। जनसंख्या बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, घातांक की वृद्धि से बढ़ती जाएगी क्योंकि संसाधन अच्छी तरह से उपलब्ध है, लेकिन एक लिमिट पे पहुंचने के बाद ये पर्यावरणीय कारणों की वजह से धीरे धीरे गिरने लगती है। इस जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये बरकरार नहीं रख पाती है। देखते हैं समुदाय और उसकी विशेषताएं क्या होती है। विभिन्न प्रकार के ऐसे जीवों की समष्टि जो एक साथ एक ही पर्यावास में निवास करते हैं वो उस जगह का समुदाय कहलाता है। जैविक समुदाय के संगठन क्या होते हैं देखते हैं। समुदाय के विशिष्ट पैटर्न को समुदाय की संरचना कहा जाता है। तो समुदाय का अलग अलग पैटर्न होता है, हर जगह का समुदाय का अलग अलग पैटर्न होता है, उसको हम समुदाय की संरचना कहते हैं। इसका निर्धारण निम्न के द्वारा किया जाता है। अब ये समुदाय की संरचना कैसे होगी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, किस पे आधारित होगा? ये मुख्य रूप से इन नीचे दी हुई चीजों पे। विभिन्न समष्टियों की भूमिका कैसी है, इसकी विभिन्न समष्टियों के परास कैसा है, उसके द्वारा हम समुदाय की संरचना को बांट सकते हैं। उस क्षेत्र का प्रकार जिसमें समुदाय की समष्टियां पाई जाती है, समुदाय में प्रजातियों में विविधता का कारण क्या है, उस क्षेत्र में रहने वाली समुदाय की विभिन्न समष्टियों के बीच अनोन्य क्रिया कैसी होती है, उसके द्वारा हम किसी भी समुदाय की संरचना का पैटर्न देख सकते हैं। देखते हैं स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं। स्तरीकरण मतलब अलग अलग स्तर की चीजों का होना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ पौधों का, नीचे घास होगी, उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा हाइट की झाड़ियां होंगी, फिर बड़े हाइट के पौधे होंगे, कुछ बड़े पेड़ होंगे और कुछ बहुत ज्यादा बड़े पेड़ होंगे। तो इस प्रकार से ये स्तर बन जाता है। मुख्य रूप से ये आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिल जाएंगे। किसी समुदाय के स्तरीकरण से मतलब है कि वनस्पति की ऊर्ध्वाधर परतें, जैसा कि एग्जाम्पल से हमने देखा। अधिकतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वनस्पति की 5 स्पष्ट परतें बन जाती है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो सदाबहार वन है, जो सदा हरे भरे रहते हैं, उसमें हम अलग अलग 5 परतें देख सकते हैं। सबसे नीचे मैंने बता दिया आपको कि घास होती है, बहुत ही छोटे आकार के पौधे हम इसे कह सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ी झाड़ियां होती जो कि घास से बड़ी हाइट में होगी, उससे बड़े पौधे होंगे जो घास से बड़े होंगे, पौधों से बड़े कुछ पेड़ होंगे और कुछ पेड़ तो इतने बड़े होंगे कि बहुत ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार से हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दोनों सेम प्रकार के वन है, इसमें 5 स्पष्ट परतें देख सकते हैं वनस्पति की। जैसे कि सबसे नीचे है अधोभागीय परत, जिसमें मृत पत्तियां और कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण अन्य वस्तुओं से संबंधित मॉस और लीवरवर्ट की भूतलीय परतें होंगी, जमीन के बहुत पास होगी। दूसरी है निचली परत, जो कि शाक या घास की परत होगी। फिर है मध्य परत, जो कि लघु झाड़ियों की परत होगी। फिर है ऊपरी परत, इसमें ऊंची झाड़ियों की परत होगी, लघु वृक्षों के नीचे की परत होगी और निम्न वृक्षों के नीचे की परत होगी। फिर उच्च परत या बड़े पेड़ों के द्वारा बन गए निर्गमित वृक्षों की परत होगी। इस प्रकार जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो सदाबहार वन है, उसमें हमें 5 स्पष्ट परतें देखने को मिल सकती है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। इसमें आपको 5 परतें दिखेगी। सबसे नीचे ये मॉस टाइप की चीज है, जो कि एकदम भूतलीय है, जमीन के पास है। इससे ऊपर थोड़ी घास है, फिर आपकी झाड़ियां हैं, कुछ बड़े पेड़ है और कुछ बहुत बड़े पेड़ है। इस प्रकार से हमें 5 परतें देखने को मिल सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्तरीकरण कह सकते हैं। प्रत्येक स्तर के पौधों और जंतुओं का आकार, व्यवहार और अनुकूलन अन्य स्तरों के पौधों और जंतुओं से भिन्न होता है। तो ये स्तर में जो ये अलग अलग स्तर बन गए हैं, उनका जो आकार है, व्यवहार है, उनका जो अनुकूलन है, वो बाकी स्तर से अलग होगा। घास का आकार, व्यवहार, अनुकूलन अलग होगा किससे? पेड़ों से। पेड़ों का अलग होगा झाड़ियों से। झाड़ियों का कुछ बड़े पौधों से अलग होगा।
स्तरीकरण अंत प्रजातीय स्पर्धा को कम करने की एक व्यवहारिक रणनीति है। तो इस प्रकार स्पर्धा हमें कम देखने को मिलती है स्तरीकरण की वजह से। देखते हैं समुदाय अभिलक्षण क्या होता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रजाति विविधता क्या है। समुदाय की एक मुख्य विशेषता प्रजाति की विविधता है। तो प्रजातियों में जो विविधता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रजाति विविधता, जो कि समुदाय की एक अलग प्रकार से विशेषता बताती है। किसी समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव इसकी प्रजातीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी समुदाय में अलग अलग प्रकार के जीव होंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि उस समुदाय में कितनी विविधता है, कितनी प्रजातीय विविधता है। जिन समुदाय में प्रजातीय विविधता बहुत ज्यादा होती है वह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में यदि प्रजातीय विविधता आपको ज्यादा देखने को मिलेगी वो क्षेत्र ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि हमने देखा था कि जिस क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा है वो क्षेत्र स्थायी होता है, परमानेंट टाइप का होता है, उसमें स्थायित्वपन ज्यादा होता है। देखते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रम क्या होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में बदल जाते हैं या फिर दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, वो पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहलाता है। तो किसी जगह पर कोई वनस्पति, कोई जंतु या तो नहीं पाए जा रहे तो नए वनस्पति और नए जंतु आ गए, या ऑलरेडी कोई वनस्पति और जंतु पाए गए हैं तो उसकी जगह पर नई वनस्पति या जंतु आ गए। इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सिर्फ जैविक घटक ही शामिल नहीं है बल्कि अजैविक घटक भी शामिल है। अब इसमें दो प्रकार के अनुक्रम होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। क्या होता है प्राथमिक, क्या होता है द्वितीयक अनुक्रम। प्राथमिक मतलब कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति या जंतु नहीं है। पहली बार जब कोई वनस्पति या जंतु आ गए तो उसे हम पहली बार यानी कि प्राथमिक अनुक्रम कहेंगे। और इस प्राथमिक अनुक्रम के बाद यदि नए प्रकार के वनस्पति और जीव आते हैं तो उसके बाद हम द्वितीयक अनुक्रम कहेंगे। इसके बाद तृतीयक आएगा। इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अनुक्रम यानी कि प्राइमरी सक्सेशन को समझते हैं। प्राथमिक अनुक्रम जो है वो खाली क्षेत्र यानी कि चट्टाने हैं, नवनिर्मित डेल्टा है, रेत के टीले हैं, ज्वालामुखी है, द्वीप समूह है आदि, जहां पर पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं था वहां पर होता है। तो किसी जगह पर, ऐसी जगह जो कि खाली क्षेत्र होते हैं, अगर वहां पर पहले से कोई भी वनस्पति जीव जंतु नहीं थे और पहली बार कोई वनस्पति या जीव जंतु आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रम, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। वह पौधे जो पहले खाली जगह जहां पहली मिट्टी नहीं थी उसमें उगते हैं उसे अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। जो पहली बार वनस्पति उगी है उसे हम क्या कहते हैं, अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। अग्रगामी पौधों के संग्रह को सामूहिक रूप से हम अग्रगामी समुदाय कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही पौधा होगा, बहुत सारे पौधे उगेंगे, उस पूरे पौधे के संग्रह को हम क्या कहेंगे, अग्रगामी समुदाय कहेंगे। अग्रगामी प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है लेकिन जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो ये जो अग्रगामी समुदाय के पौधे हैं इनकी वृद्धि बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट उगते हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत छोटी होती है, जीवन काल बहुत छोटा होता है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे प्राइमरी सक्सेशन हुआ है, प्राथमिक अनुक्रम हुआ है। सबसे पहले खाली जगह थी, धीरे धीरे घास उगती है, बड़े पौधे उगते हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ उगने लगते हैं। प्राथमिक अनुक्रम में द्वितीयक अनुक्रम की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है क्योंकि प्राथमिक अनुक्रम के दौरान मिट्टी बनने का प्रक्रम चलता है जबकि द्वितीयक अनुक्रम उस क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहां पर मिट्टी पहले से मौजूद है। तो प्राथमिक अनुक्रम में अभी पहली बार कोई पौधा उगेगा यानी कि मिट्टी भी अभी ही बनी है, तो इसमें प्राथमिक अनुक्रम के पौधे आने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रम में पौधे आने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि मिट्टी पहले से मौजूद है, प्राथमिक अनुक्रम में पहले से मिट्टी बन गई है। वे समुदाय अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं जो कि खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं। तो जो ये प्राइमरी सक्सेशन है, प्राथमिक अनुक्रम है, इसमें जो पहली बार उगे हैं और उनके संग्रह को क्या कहते हैं, अग्रगामी समुदाय या पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। द्वितीयक समुदाय की जगह तृतीयक समुदाय ले लेता है और ये प्रक्रम क्रमानुसार चलता रहता है। तो प्राथमिक अनुक्रम के बाद द्वितीयक अनुक्रम आते हैं, द्वितीयक समुदाय वाले लोग आते हैं, द्वितीयक समुदाय के बाद तृतीयक, और ये इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। प्रत्येक संक्रमण अस्थायी समुदाय जो कि अनुक्रम के दौरान अस्तित्व में आता है और दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है वह अनुक्रम का चरण या अनुक्रमिक समुदाय या ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहलाता है। तो दो अनुक्रम के स्टेज के बीच में जो तीसरी कोई चीज आती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमिक समुदाय या अनुक्रम का चरण कहते हैं। अनुक्रम का जो अंतिम चरण है जिस समुदाय की रचना करता है वो चरमोत्कर्ष समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाते हैं। तो इस अनुक्रम में जो सबसे लास्ट में पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। इसके बाद
फिर वापस से खत्म होगा और वापस ये चक्कर चलता रहेगा। चरमोत्कर्ष समुदाय स्थायी, परिपक्व, अधिक जटिल और दीर्घकालिक होता है। तो जो लास्ट में ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी आई है वो स्थायी होगी क्योंकि बहुत समय के बाद आई है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक ऐसे करते करते फिर क्लाइमैक्स आई तो बहुत स्थायी होगी, परिपक्व होगी, अधिक जटिल होगी और बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली ये होगी। एक दिए हुए चित्र में समुदाय का संपूर्ण क्रम, जिसमें अनुक्रम के दौरान एक समुदाय दूसरे का अनुवर्ती होता है, वो क्रमावस्था या सिरे कहलाता है। तो हर क्रम को, हर अनुक्रम को एक साथ हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे? सेर या क्रमावस्था कहते हैं। देखते हैं ये द्वितीयक अनुक्रम यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। द्वितीयक अनुक्रम यानी कि प्राथमिक अनुक्रम के बाद जो वनस्पति उस जगह पर उगी है, इसको मिट्टी ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि प्राथमिक अनुक्रम में मिट्टी बन गई है। तो द्वितीयक अनुक्रम अपेक्षाकृत तेज होता है, ये फास्ट होता है क्योंकि मिट्टी में आवश्यक पोषक, बीजों का भंडारण तथा जीवों की अन्य प्रसुप्त अवस्थाएं होती है। तो अब मिट्टी तो प्राथमिक अनुक्रम में बन गई थी, उस मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद है प्राथमिक अनुक्रम की वजह से, इसीलिए द्वितीयक अनुक्रम का जो स्टेज है वो थोड़ा तेज होता है प्राथमिक अनुक्रम से। तो आज की क्लास में हमने पारिस्थितिकी के सिद्धांत से संबंधित कुछ और बेसिक कंसेप्ट को समझा। थोड़ा कठिन है लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे तो आसान हो जाएगा। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बना रह सके। और चूंकि इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है तो एक साथ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।